हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है वन मास्टर अकेडमी। इस लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, उसका एक्सरसाइज नंबर 1.1। बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ जिन लोगों ने हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 जो फर्स्ट वाला लेक्चर था जिसमें हमने मैथमेटिकल लॉजिक के बेसिक के बारे में पढ़ा था, जिन बच्चों ने वह लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप एक बार वो लेक्चर देखिए। अगर वो लेक्चर आप देखोगे तो वहाँ से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है ये, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन बच्चों ने फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ आप जाकर उसे एक बार देख लीजिए, फिर ये हम सेकंड वाला लेक्चर करेंगे तो हमें समझेगा। चलिए देखिए इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर स्टेटमेंट। आपको स्टेट करना है कि कौन से जो क्वेश्चन लिखे हैं इसमें से स्टेटमेंट है। जस्टिफाई इन द केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। अगर आपका दिया गया जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू भी बताना पड़ेगा। अभी देखिए ध्यान से समझिए, एक बार फिर से मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। स्टेटमेंट क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ये ट्रू फॉल्स से तो होता है ट्रूथ वैल्यू। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? कैपिटल टी। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? कैपिटल एफ। काफ़ी इजी है, चलिए फटाफट देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखिए कि 5 + 4 = 13। अभी 5 + 4 = 13 ये क्या लिख के दिखा है? देखिए एक ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसमें 5 + 4 = 13 कर दिया है। ये ना ही इंट्रोगेटिव है, ना ही एक्सक्लेमेटरी है, ना ही इसमें कमांड है, ना इसमें रिक्वेस्ट है, ना ही इसमें ओपन सेंटेंस है। तो क्या बचा? एक ही ऑप्शन है आपके पास, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। 5 + 4 = 13 क्या है? हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो ये क्या रहेगा? स्टेटमेंट होगा। चलो हमें तो पता चल गया कि ये जो दिया गया क्वेश्चन है ये क्या है? हमारा स्टेटमेंट है। बट व्हाट अबाउट इट्स ट्रूथ वैल्यू? अब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? ध्यान से देखिए, अभी देखिए दो ही कंडीशन होगा। जो दिया गया क्वेश्चन है वो ट्रू हो सकता है और क्या हो सकता है? फॉल्स हो सकता है। ध्यान से देखिए 5 + 4 क्या 13 होता है? नहीं, 5 + 4 तो 9 होता है। 5 + 4 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 9 मिलेगा, तो 13 नहीं होगा। मतलब स्टेटमेंट है बट ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? कैपिटल एफ होगा। बस वही करना है यहाँ पे, इतना ही लिखना है कि स्टेटमेंट है कि नहीं है। अगर स्टेटमेंट है तो आप बताइए कि वो ट्रू है कि फॉल्स है और उसका ट्रूथ वैल्यू आप बता दीजिए। चलिए फटाफट हम लिखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, अब इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जैसा दिख रहा है 5 + 4 = 13। ये क्या स्टेटमेंट है? तो लिखूंगा मैं इट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़, ये क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, तो हम लिखेंगे विच इज़ फॉल्स। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, क्या आएगा? ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो कैपिटल एफ। ये इसका क्या होगा? ट्रूथ वैल्यू होगा। हो गया, बस इतना ही करना है। इसमें आपको बताना है कि जो दिया गया क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट है कि नहीं। अगर स्टेटमेंट है तो वो ट्रू है कि फॉल्स है वो भी बता दो और उसका ट्रूथ वैल्यू लिख दो। तो हमने वही किया कि 5 + 4 = 13 ये हमारा स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो क्या है? हमारा फॉल्स है और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? कैपिटल एफ। आंसर वही लिखा, इट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स हैंस इट ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। हो गया। चलिए सेकंड देखिए, x - 3 = 14। x - 3 = 14 ये आपको क्वेश्चन लिख के दिया। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी इस फॉर्म में इक्वेशन दिया है, देखो x - 3 = 14 यहाँ पे इक्वेशन दिया है, अगर साइड में यहाँ पे कंडीशन लिखा रहता तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता। अगर इसके बाजू में यहाँ पे साइड में कोई भी कंडीशन नहीं लिखा है तो क्या है? ओपन सेंटेंस है। इसको हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये क्या होगा? हमारा ओपन सेंटेंस होगा। और कैसे आप पता कर सकते हो ओपन सेंटेंस होगा? देखिए x के प्लेस में मैं कौन सा वैल्यू रख सकता हूँ? x के प्लेस में मैं इनफाइनाइट नंबर कुछ भी रख सकता हूँ। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितना भी मैं रख सकता हूँ। बट x के प्लेस पे अगर मैं यहाँ पे 16 तक वैल्यू पुट करूँगा तो वो फॉल्स आएगा,
क्योंकि यहाँ पे 14 लाना है, तो एक ही पॉसिबल कंडीशन है, 17 - 3 = 14 मिलेगा। तो 17 - 3 के लिए जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा। उसको छोड़ के बाकी कोई भी नंबर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, वो सारे कंडीशन के लिए क्या आएगा, आंसर आपका फॉल्स आएगा। तो एक हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू भी है और फॉल्स भी है। तो स्टेटमेंट होगा क्या, ये हमारे पास स्टेटमेंट, ये हमारा जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट नहीं होगा। तो क्या है, ये ओपन सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों आंसर आ रहे हैं। चलिए इसका आंसर भी हम लिख लेते हैं फटाफट। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में हम, सॉल्यूशन देखिए यहाँ से, तो क्या इसका आंसर आएगा, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस hence it is not a statement। हो गया, स्टेटमेंट है कि नहीं बता दो, काम हो गया आपका। चलिए आगे यहाँ पे आ जाइए। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर क्या है, ये क्लोज द डोर एक क्या है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर क्या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है, नहीं। तो स्टेटमेंट होगा क्या, नहीं। बस हो गया, लिख दो इसको भी फटाफट। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो इसका मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इट इज़ एन ऑर्डर, इसके बाद हैंस इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। हो गया आंसर। चलिए ये जो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसको देखिए। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या क्वेश्चन है हमारा, 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसको हम a + IB के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसके अंदर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों कंबाइन होकर जो नंबर बनता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या हम 0 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम a के प्लेस पे 0 लिख सकते हैं प्लस IB, ऐसा हम लिख सकते हो 0 + I0। अब जैसा मेरे को पता है कि 0 क्लास का वो नालायक बच्चा है जो सबको नालायक बना देता है, तो 0 में आप किससे भी मल्टीप्लाई कर दो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो 0 + 0 = 0। तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, हाँ भाई है कॉम्प्लेक्स नंबर, लिख दो स्टेटमेंट। चलिए अभी देखिए, तो 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो डिक्लेयर कर दिया है, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, इसके लिए मैंने ये जो लिख के दिखाया था आपको कि 0 + IB आप फॉर्म में लिख सकते हो और इसका आंसर 0 ही आता है, तो स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन देखिए। अब इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम, सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़ true, hence its truth value is capital T। हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट। प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट ये क्या है, रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट किस में आता है, इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। तो क्या इंपरेटिव सेंटेंस ये स्टेटमेंट होते हैं, नहीं। तो ये जो हमारा दिया गया क्वेश्चन है स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर स्टेटमेंट नहीं होगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू हमें नहीं लिखना है। तो चलिए हम फटाफट इसका आंसर लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। तो इसका आंसर आएगा, इट इज़ ए रिक्वेस्ट, hence it is not a statement। हो गया इसका आंसर। चलिए अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बोला है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये आपका क्वेश्चन है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसमें डिक्लेयर किया है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट ये ट्रू है कि फॉल्स है कैसे पता चलेगा, जैसा आपने 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलरिटी चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर सिमिलरिटी जो 10th स्टैंडर्ड में 1.3 पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं।
तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, एक ट्रायंगल मैंने ये ड्रॉ किया, दूसरा ट्रायंगल मैंने ये ड्रॉ कर दिया। चलो मैं बोलता हूँ कि इसका ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है। जो भी कॉन्ग्रुएंट साइड्स से उसको मैंने आइडेंटिकल मार्क से यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा दिया है। तो जैसा हमने पढ़ा था कि 2 ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सिमिलर भी होंगे, एक जैसे भी होंगे, तो स्टेटमेंट क्या हमारा ट्रू है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चलिए हम लिख लेते हैं फटाफट। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़, क्या है ये, ट्रू है। तो विच इज़ ट्रू, तो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट कैसा हमारा, ट्रू है। हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इस कैपिटल टी, हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, x² = x। मैंने हमेशा आपको बताया कि कभी भी इक्वेशन आता है तो इक्वेशन के अगर साइड में यहाँ पे कोई कंडीशन दिया है तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, वो स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज वो ओपन सेंटेंस होगा और वो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो इसके साइड में कोई कंडीशन है क्या, कंडीशन नहीं है, तो ये क्या है हमारा, ओपन सेंटेंस है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ओपन सेंटेंस है। फिर भी चलिए अगर आपको दूसरे तरीके से देखना है कैसे ओपन सेंटेंस है तो क्या हो सकता है, देखिए क्या बोला कंडीशन, x² = x दिया है, x² = x। मान लो कि x के जगह पे मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, 0² = 0। वेरी गुड, इसके लिए कंडीशन सही है, यहाँ पे आंसर हमारा ट्रू है। चलो मान लो मैंने इसके जगह पे 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1, इस कंडीशन के लिए भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। मान लो कि x के जगह पे मैंने क्या रख दिया, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 रखा, आंसर क्या आ गया, 4। जैसा दिया है कंडीशन, उस कंडीशन को वेरीफाई नहीं करा तो इस आंसर, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। अगर मैंने 3 सब्स्टिट्यूट किया, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9। यहाँ पे भी x का स्क्वायर = 9, x² = x बोला था, 3² = 9, इस कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर रहा है तो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं होगा। मीन्स ये 2 केस में इस पर्टिकुलर जो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था उसका वैल्यू ट्रू आ रहा था, बट ये दोनों कंडीशन के अंदर तो फॉल्स आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, ओपन सेंटेंस है। और ओपन सेंटेंस भी हमारा क्या होता है, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा, वो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, hence it is not a statement। तो चलिए ये भी हो गया आपका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 8 वाला है, देखिए क्या लिख के यहाँ पे दिया है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं होते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो डिक्लेयर किया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो स्टेटमेंट होगा। बट ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है कैसे पता चलेगा, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने 2.2, 2.3, 2.4 में आपने फैक्टराइजेशन, स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड यूज़ करके हमेशा हर क्वेश्चन में जो भी आपके फैक्टर्स आते थे 2 रूट्स में ही आते थे। तो हमेशा 2 रूट्स ही आते थे। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, इसका ये जर्नल फॉर्म है, इसका हमेशा सॉल्यूशन 2 रूट्स में ही आता था, उससे ज़्यादा रूट्स नहीं आते थे, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं फटाफट इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़, क्या है ये, ट्रू है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इस कैपिटल टी। हो गया आंसर। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखे दिया है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर वो स्टेटमेंट नहीं होगा तो क्या हम ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे, वो भी नहीं लिखेंगे। तो इसका क्या आंसर होगा, चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या आएगा, जैसा आपको दिख रहा है कि इट इज़ एन
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, hence it is not a statement। हो गया हमारा आंसर, तो इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 10 में, द सन सेट्स इन द वेस्ट। जैसा यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, क्या डिक्लेयर किया है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन कहाँ सेट हो रहा है, वेस्ट के अंदर, तो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो क्या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये ट्रू है कि फॉल्स है, हमें पता करना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि सन सेट्स इन द वेस्ट है, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, कैपिटल टी होगा। तो चलिए इसका भी आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन, तो सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़, क्या है ये, ट्रू है, विच इज़ ट्रू। इसके बाद हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ कैपिटल टी। हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। क्या दिया है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो ये डिक्लेयर किया गया है कि सभी रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है मतलब स्टेटमेंट भी होगा। स्टेटमेंट है तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, हमें पता करना पड़ेगा। देखिए अभी क्या बोला है, रियल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। देखिए रियल नंबर, अब रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर आता है और क्या आता है, इर्रेशनल नंबर आता है। ये दोनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, आपका रियल नंबर बनता है। तो रियल नंबर, रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों कंबाइन करने के बाद रियल नंबर बनता है। अब रैशनल नंबर में क्या आता है, रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये 3 नंबर्स आते हैं। अब ध्यान से समझिए, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर बोला है। देखिए ध्यान से, रियल नंबर एक खुद में बहुत बड़ी दुनिया है, उसके अंदर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो छोटी छोटी दुनिया है, और इस छोटी सी दुनिया में एक छोटा सा हिस्सा कौन है, होल नंबर है। तो क्वेश्चन में बोला है कि सभी रियल नंबर होल नंबर्स होते हैं। ये दिख रहा है क्या, होल नंबर एक छोटा सा चीज़ है, रियल नंबर एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है देखकर ही आपको पता चल जाए कि स्टेटमेंट क्या है, हमारा फॉल्स है, क्योंकि इसमें बोला है कि सभी रियल नंबर्स होल नंबर होंगे। जो स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। अगर ये जो आपका दिया गया है स्टेटमेंट, अगर कुछ ऐसा रहता कि ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, तो स्टेटमेंट क्या हो जाता, हमारा ट्रू हो जाता। वहाँ पे ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाता है, कैपिटल टी आ जाता। तो देखिए अभी इसको हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर। चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन, तो आ जाएगा इट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट कैसा है हमारा, फॉल्स है। हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इस कैपिटल एफ। हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी जो आपका 12 वाला है, कैन यू स्पीक इन मराठी। लास्ट में क्या है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट होगा, नहीं। तो क्या इसका हम ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे, नहीं। सेम ये जो आपका आंसर 9th वाले में था, ये सेम आंसर यहाँ पे आप कॉपी कर लेना, सेम वही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा ऐसे ही। क्या दिख रहा है, x² - 6 x - 7 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 7। यहाँ क्या दिख रहा है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई इक्वेशन दिया है और उसके साइड में, उसके बाजू में ऐसा कोई कंडीशन दिया है, तो क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होता तो क्या होता, हमारा ये ओपन सेंटेंस होता। तो क्या हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो स्टेटमेंट भी होगा। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी आएगा जब स्टेटमेंट ट्रू होगा तब, कैपिटल एफ आएगा जब स्टेटमेंट फॉल्स होगा तब। अब हमें कैसे पता चलेगा, जो कंडीशन दिया उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इस कंडीशन का हम यूज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 7 है, इस कंडीशन का यूज़ करते हैं। जहाँ पे यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे x है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, 7 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर आंसर जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपका, यहाँ पे RHS क्या है, 0 है। अगर सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा 0 आ गया तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो फॉल्स होगा। तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अब जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है
कि जो x इज इक्वल टू 7 है, तो चलिए x के जगह पे हम कितना 7 पुट कर देंगे, 7 सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस सेम कॉपी, ये 6 सेम कॉपी, x के जगह पे कितना रख देंगे हम 7 माइनस 7 सेम कॉपी इज इक्वल टू 0। 7 स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 7, 6 कितना हो जाएगा आपका 42 माइनस 7 सेम कॉपी इज इक्वल टू 0। ये 49 सेम कॉपी, ये दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस 42 कितना आ जाएगा आपका 49, यहाँ पे नंबर क्या आ गया माइनस, यहाँ भी नंबर क्या आ गया माइनस, तो यहाँ भी नंबर क्या आ गया क्या आ जाएगा माइनस, और 49 माइनस 49 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या आएगा कैपिटल T। तो चलिए फटाफट इसको हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, अभी सॉल्यूशन क्या आ जाएगा ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे इट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ कैपिटल T। हो गया। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर आपका अभी जो 14th वाला है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ 0, ऐसा हमारा क्वेश्चन लिख के दिया है। तो देखिए अभी तो डिक्लेयर कर दिया है कि द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है 0 होता है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारा क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, कैसे हमें पता चलेगा, जैसा हमें पता है कि सम ऑफ यूनिटी ऑफ क्यूब रूट 0 होता है, क्या होता है वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, ये स्टेटमेंट है। और ये राइट भी है कि सम ऑफ यूनिटी एंड देयर क्यूब रूट्स 0 ये होता है, जो ट्रू है, हैंस इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। चलो इसका भी आंसर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सॉल्यूशन में इट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, हैंस its truth value is कैपिटल T। हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इट्स रेन्स हैविली। इट्स रेन्स हैविली क्या है हमारा, ये ओपन सेंटेंस है। अब ये ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर सम कंडीशन के हिसाब से क्या करेगा, ये वैरी करेगा। इट्स रेन हैविली, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो ये जो है आपका ओपन सेंटेंस है, तो ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट तो होता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो हम लिखेंगे इट इज़ एन ओपन सेंटेंस hence it is not a statement। तो चलिए ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिम्बॉलिकली। तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको सिम्बॉलिकली लिखना है। अभी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, तो जैसा मैंने लास्ट वाले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में, ऐसा स्टेटमेंट जो दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव से कंबाइन करके कनेक्ट करके बनाया जाता है, वही होता है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये सारे हमें क्या दिए गए हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट दिए गए हैं। वो कंपाउंड स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज़ करके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिकली लिखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। तो सबसे पहले आपका काम है कि दो सिंपल स्टेटमेंट, दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट हो सकते हैं, उनको अलग करना। जैसे मुझे दिख रहा है एक सिंपल स्टेटमेंट ये है कि नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, तो नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, ये मेरा फर्स्ट वाला सिंपल स्टेटमेंट है। और उसके बाद चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु, ये मेरा सेकंड वाला सिंपल स्टेटमेंट है। अभी दोनों सिंपल स्टेटमेंट को एंड इस लॉजिकल कनेक्टिव से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं फटाफट। अब इसका सॉल्यूशन कैसे हम लिखेंगे देखिए, तो सॉल्यूशन जैसा हमने बोला था कि लेट पी,
तो पी का हम यूज़ करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला सिंपल स्टेटमेंट है उसको डिनोट करने के लिए हमने पी यहाँ पे यूज़ किया। जैसे मैंने बताया था कि स्टेटमेंट के डेफिनेशन में ही बताया गया था कि स्टेटमेंट को डिनोट्स करने के लिए लेटर पी, क्यू, आर एंड सो ऑन ऐसे लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेटर पी का यूज़ करूँगा मैं फर्स्ट वाले सिम्बॉलिक जो आपका सिंपल स्टेटमेंट है उसको डिनोट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ये क्या है, नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ये हमारा क्या है, फर्स्ट वाला जो सिंपल स्टेटमेंट था वो मैंने लिख दिया। सेकंड क्या है हमारा, चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्यू में क्या आ जाएगा, चेन्नई। तो चेन्नई इज़ इन, कहाँ है वो, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ये मैंने लिख दिया। तो चलो ये फर्स्ट काम तो हो गया। अब लेटर्स का यूज़ करके हमने क्या किया, लेटर पी से डिनोट कर दिया। वाला फर्स्ट वाला जो सिंपल स्टेटमेंट था वो था, लेटर क्यू का इस्तेमाल करके मैंने डिनोट कर दिया जो सेकंड वाला सिंपल स्टेटमेंट था वो। अब चलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म इज़, क्या हो जाएगा, देखिए एक हमारा स्टेटमेंट है पी, दूसरा स्टेटमेंट है क्यू। ये दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। कौन से लॉजिकल कनेक्टिव से, एंड से। अभी एंड से जो लॉजिकल कनेक्टिव है इसको डिनोट करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, उल्टा वी। तो ये हो जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। हो गया, बहुत ही ईजी था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, कंसीडर करना। दो अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट ढूंढो, उसको अलग अलग लिखो एंड सब सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो। चलो फटाफट हम कर लेते हैं इसका भी सोल्यूशन। तो इसके सोल्यूशन के अंदर लेट पी, तो पी क्या हो जाएगा, पहले हमारा ये हो जाएगा ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या आ जाएगा पी में, ये ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। ये हो जाएगा मेरा पी वाला सिंपल स्टेटमेंट जो मैंने पी से डिनोट किया है, एक सिंपल स्टेटमेंट मैंने लिख लिया। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, दूसरा क्या है, और आइसोसेलेस। ठीक है, ये आइसोसेलेस है, ये और क्या है, लॉजिकल यहाँ कनेक्टिव से, उसको हम अलग लिखेंगे। और आइसोसेलेस, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ये देख सेकंड वाला हमारा सिंपल स्टेटमेंट बनेगा। पूरे कंप्लीट सेंटेंस में आपको लिखना है। तो यहाँ पे ट्राइंगल इज क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। कंप्लीट सेंटेंस आपको लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है, ध्यान में रखना। तो आइसोसेलेस ये हमने लिख दिया। अभी देखिए ध्यान से, तो एक हमारा स्टेटमेंट पी है, दूसरा स्टेटमेंट क्यू है। अब ये दोनों को किससे कंबाइन किया गया है, और से। और का लॉजिकल कनेक्टिव में सिंबल क्या था, वी के जैसा कुछ। तो चलिए इसका भी सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकते हैं हम। तो इसका क्या लिखेंगे, द सिंबॉलिक फॉर्म इज। तो क्या है हमारा, एक स्टेटमेंट P है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, Q है। अभी दोनों को किससे कंबाइन किया गया है, और से। तो और का सिंबॉलिक फॉर्म में नोटेशन क्या है, ये V है। तो हो गया हमारा ये दो क्वेश्चंस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड वाला, द एंगल इज राइट एंगल इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो देखिए अब इसमें भी दो अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट्स को अलग करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, द एंगल इज़ राइट एंगल, ये हमारा फर्स्ट वाला सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या है हमारा, इफ़ एंड ओनली इफ़ यहाँ पे क्या है हमारा, लॉजिकल कनेक्टिव है, जिसको हम डबल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं, वो हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है। इसके बाद इट इज़ मेजर ऑफ 90 डिग्री, ये सेकेंड वाला हमारा क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। तो चलो फटाफट इसका हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। फिर हम लिखेंगे सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो लिखेंगे लेट पी। अब पी क्या आ जाएगा हमारा, ये द एंगल इज राइट एंगल। तो चलो ये फर्स्ट वाला हमारा हो गया। अब क्यू वाला, अब क्यू में क्या आ जाएगा, इट इज़ द मेजर ऑफ 90। तो इट इज़ के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, द एंगल। तो क्या आएगा, द एंगल इज ऑफ मेजर कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री लिख दिया। तो चलो हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया, फर्स्ट वाले सिंपल स्टेटमेंट को पी लेटर से डिनोट किया, सेकंड वाले को क्यू लेटर से डिनोट किया। अब सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख लेते हो जाएगा। फिर देखिए द सिंबॉलिक फॉर्म
इज़। ध्यान से देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है P, दूसरा स्टेटमेंट क्या है Q, हमने लिख दिया। अब ये दोनों P और Q जो सिंपल स्टेटमेंट थे, इसे किस लॉजिकल कनेक्टिव से कंबाइन किया गया है? इफ़ एंड ओनली इफ़। अब इफ़ ऑन ओनली इफ़ को हम कौन से लॉजिकल सिंबल से डिनोट करते हैं? डबल हेडेड एरो, यहाँ पे बना दो, हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म, यही आंसर है। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा देखते हैं क्या लिखा है। एंगल इज़ नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्स्ट्यूज। देखिए अभी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्स्ट्यूज, ना ही एंगल एक्यूट एंगल रहेगा, ना ही एंगल क्या रहेगा? ऑब्स्ट्यूज एंगल रहेगा। चलो इसको भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको भी लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? तो P, तो लेट P क्या हो जाएगा हमारा? एंगल इज एक्यूट। Q क्या हो जाएगा हमारा? Q हो जाएगा हमारा एंगल इज ऑब्स्ट्यूज। तो एंगल इज ऑब्ट्यूज। ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे जो नॉर, नाइदर और नॉर है, ये क्या है? हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है जो एंड के प्लेस पे यूज़ किया जाता है। अभी एक बात आपको ध्यान में रखना है कि एंड के प्लेस पे बट आ सकता है, एट आ सकता है, स्टिल आ सकता है, मोरेवर आ सकता है, नाइदर और नॉर, ऐसे बहुत सारे जो कनेक्टिव्स है वो आ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और आप बोलोगे कि एंगल इज नाइदर एक्यूट बोल लिखा था, लेकिन आपने क्या लिख दिया? एंगल इज एक्यूट। जो भी आपका, जैसे भी नाइदर के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे निगेशन आएगा, तो निगेशन आप सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाओगे, बट यहाँ पे जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो पॉजिटिव ही लिखोगे, निगेटिव नहीं लिखोगे। तो हमने पॉजिटिव लिखा है। जो भी उसका रियल जो हमारा स्टेटमेंट था, जो हमारा रियल यहाँ पे लिख के दिया गया सेंटेंस में, यहाँ पे नाइदर है, जहाँ पे नॉट आना चाहिए वो सिंबॉलिक फॉर्म में हम दिखा देंगे। तो चलिए इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। तो द सिंबॉलिक फॉर्म इज, एक स्टेटमेंट हमारा क्या है? P है, जब हमने लिखा है कि एंगल इज एक्यूट, लेकिन एंगल इज नाइदर एक्यूट है, तो क्या हो जाएगा? निगेशन P हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा Q है, जो क्या है? एंगल इज नॉर ऑब्स्ट्यूज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेशन Q आ जाएगा। ये समझिए निगेशन Q आ रहा है, नाइदर और नॉर था इसलिए निगेशन आ रहा है। अब नाइदर और नॉर, ये जो आपका एंड वाला केस है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, एंड के जगह पे भी आता है, तो यहाँ पे जो आपका लॉजिकल कनेक्टिव रहेगा क्या रहेगा? एंड रहेगा। ये इसका क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया गया है। इफ़ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, देन मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें भी सेम हमें वही करना है, दो अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट को सेपरेट करना है, लॉजिकल कनेक्टिव्स को अलग करना है और सिंबॉलिक फॉर्म में हमें लिखना है। चलिए फटाफट देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, ये हमारा फर्स्ट वाला क्या होगा? सिंपल स्टेटमेंट होगा। चलिए दूसरा देखिए, और यहाँ पे जो मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C, ये हमारा सेकंड वाला इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमारा सेकंड वाला क्या होगा? सिंपल स्टेटमेंट होगा। अब ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट को किस लॉजिकल कनेक्टिव से कंबाइन किया गया है, जोड़ा किया गया है? देखो यहाँ पे किससे कंबाइन किया गया है? इफ़ और देन। ये जो दिख रहा है क्या हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स है, जिसको हम सिंगल हेडेड एरो से भी डिनोट करते हैं, उसका इस्तेमाल करके क्या किया गया है? कंबाइन किया गया है। तो चलिए फटाफट इसका हम लिख लेते हैं, फिर काफ़ी ईजी भी है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट P, तो P क्या है हमारा? ये लिख दूंगा मैं, P में आ जाएगा A ट्रायंगल। तो क्या यहाँ पे हमारा ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा राइट एंगल्ड एट B। तो चलो मैंने ये लिख दिया। अब सेकंड वाला जो मेरा Q वाला है, तो Q क्या रहेगा? ध्यान से देखिए, Q अभी क्या पे आ जाएगा? यहाँ पे एंगल जो आपको लिख के दिया सेम यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे, मेजर ऑफ एंगल A, तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B। ये देखो मेजर ऑफ एंगल A लिखा प्लस मेजर ऑफ एंगल क्या दिया? यहाँ पे C दिया है ना, तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो हमने स्टेटमेंट P भी लिखा, Q भी लिखा। अब ये दोनों को कंबाइन किया गया है, कनेक्ट किया गया है, किस लेटर का किससे कंबाइन किया गया है? देखो कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव? इफ़ और, देखो यहाँ पे इफ़ और देन है, और इफ़ और देन को हम डिनोट करने के लिए किस सिंबल का यूज़ करते हैं? सिंगल हेडेड एरो। तो यहाँ पे हो जाएगा। चलो इसको हम लिख देते हैं, तो लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या है हमारा? एक स्टेटमेंट P है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? Q है। वो दोनों को किससे कंबाइन किया गया? इफ़ और देन से। कौन सा सिंबल आएगा? सिंगल हेडेड एरो। चलो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। हिमा दास
विन्स गोल्ड मेडल इफ़ एंड ओनली इफ़ शी रन्स फास्ट। चलो इसको भी दो सिंपल स्टेटमेंट को सेपरेट कर देते हैं हम। तो एक सिंपल स्टेटमेंट क्या होगा, हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, और इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या है हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है, जिसको डिनोट करने के लिए हम डबल हेडेड एरो का यूज़ करते हैं। और इसके बाद सेकंड सिंपल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, शी रन्स फास्ट। चलो अलग अलग हम लिख लेते हैं। तो लेट पी, इसका भी सोल्यूशन हम पहले लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन, अब सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे लेट पी। अब पी वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिमा दास क्या हो जाएगा, विन्स गोल्ड मेडल। चलो अभी क्यू वाला, अब क्यू स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये वाला क्यू स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे शी रन्स फास्ट है ना, शी रन्स फास्ट। अब ये शी कौन है, हिमा दास है, तो शी की जगह पे क्या लिखेंगे, हिमा दास। तो क्या जगह यहाँ पे हिमा दास रन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, फास्ट, ये हो जाएगा। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म तो लिखेंगे हम द सिंबॉलिक फॉर्म इज़। अभी ध्यान से देखिए, अभी जैसा आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पे मेरा हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, ये फर्स्ट वाला क्या था हमारा, ये फर्स्ट वाला हमारा सिंपल स्टेटमेंट था जिसको पी से नोट कर दिए। इसके बाद शी रन्स फास्ट, यहाँ पे शी की जगह पे हमने हिमा दास रन्स फास्ट ऐसा लिख दिया है। हमारा सेकंड वाला क्या था, सिंपल स्टेटमेंट था। अभी दोनों सिंपल स्टेटमेंट को कौन से लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ा गया है, इफ़ एंड ओनली इफ़ से। अब जो मेरे को पता है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ इस लॉजिकल कनेक्टिव को डिनोट करने के लिए डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो द सिंबॉलिक फॉर्म इज़ पी, यहाँ पे मैंने लिखा एक सिंपल स्टेटमेंट हमारा पी है, दूसरा सिंपल स्टेटमेंट क्या है, क्यू है। दोनों को कनेक्ट किया गया था, जोड़ा गया था किससे, इफ़ एंड ओनली इफ़ से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका नोटेशन, डबल हेडेड एरो हो गया। तो ये डबल हेडेड एरो से हम इसको दिखा देंगे। तो ये हो गया आपका भी आंसर, ये वाला भी। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 6 था ये भी काफ़ी इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, x इज़ नॉट इरेशनल नंबर बट इज़ ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ऐसा क्वेश्चन लिख के दिया है। सेम वही चीज़ करना है, हमें सिंबॉलिकली लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो दो सेपरेट हमें करने पड़ेंगे सिंपल स्टेटमेंट। चलो फटाफट हम कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, x इज़ नॉट इरेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला सिंपल स्टेटमेंट। इज़ ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला सिंपल स्टेटमेंट। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट को बट इस क्या किया गया है, बट इस कंजंक्शन का इस्तेमाल करके क्या किया गया, कनेक्ट किया गया है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंड के प्लेस पे बट भी आता है। तो यहाँ पे जो बट है, ये बट किसके जगह पे आया है, एंड के जगह पे आया है। तो चलो फटाफट इसको हम लिख लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ये जो है पहले हम लिखेंगे लेट पी, पी की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स इज इरेशनल नंबर। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो हम कंसीडर करने के बाद स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर नॉट रहेगा तो नॉट हम निकाल देंगे, बट जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पे हम निगेशन लगा के इसको दिखा देंगे। तो यहाँ पे जो नॉट था, इस नॉट को मैंने नहीं लिखा है, इसको मैं जब सिंबॉलिक फॉर्म लिखूंगा तो वहाँ पर मैं निगेशन के सिंबल से दिखा दूंगा। देखिए अभी सेकेंड इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, सिंपल स्टेटमेंट सेकेंड जो क्यू है, क्यू क्या हो जाएगा, इज़ क्या हो जाएगा, एक्स इज़ ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो लिखूंगा मैं x इज ए स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, ऑफ एन इंटीजर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑफ एन इंटीजर। तो इंटीजर का क्या है, स्क्वायर है। चलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं हम, द सिंबॉलिक फॉर्म इज। चलिए अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, जैसा मेरे को दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे जो P वाला सिंपल स्टेटमेंट लिखा है वो क्या लिखा है मैंने, x इज़ इरेशनल नंबर। क्या लिखा मैंने, x इज़ इरेशनल नंबर। लेकिन जो ओरिजिनल आपका कंपाउंड स्टेटमेंट में ये जो सेंटेंस था क्या था, x इज़ नॉट इरेशनल नंबर था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेशन P यहाँ पे लिखना पड़ेगा। P स्टेटमेंट तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, बट वो कैसा है, नॉट में था, तो क्या आएगा यहाँ पे निगेशन P। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया निगेशन P। एंड व्हाट अबाउट द Q, x इज़ ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, Q यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद ये दोनों जो सिंपल स्टेटमेंट थे इसको किससे कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे बट इस कंजक्शन का इस्तेमाल करके कनेक्ट किया गया है। जैसे हमें पता है कि एंड के प्लस पे बट भी आता है, तो एंड को डिनोट करने के लिए किसका इस्तेमाल हम करते थे, उल्टा V का। तो हो गया हमारा ये, इसका क्या हो गया, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया है। तो इस लेक्चर
लेक्चर में हमने जो आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था 1.1 का वो पूरा कंप्लीट किया है, सेकंड वाला जो आपका क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट किया है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3rd 4th एंड 5th कर लेंगे, तो आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय, आप सब अपने घर पे सेफ रहिए और जो भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स है उसको बराबर फॉलो करिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।